हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा फ्लैट कॉलर बियरिंग और कोनिकल पाइवट बियरिंग, फ्लैट पाइवट बियरिंग और कोनिकल पाइवट बियरिंग। इन दोनों बियरिंग्स के लिए हमने डेरिवेशंस देखे Q और W के। Q क्या था हमारा? फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट, और W क्या था? बियरिंग का लोड बियरिंग कैपेसिटी, कितना लोड झेल सकता है वो कैपेसिटी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि शाफ्ट कितना एक्सियल लोड लगा रही है हमारे फ्लैट पाइवट बियरिंग और कोनिकल पाइवट बियरिंग पे। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि ये जो बियरिंग के दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स क्या क्या हैं जो हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वहां से हम ये तो समझ गए कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव के लिए अभी तक टिल डेट हमने जितने भी टॉपिक्स किए थे यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब कुछ जो हम रिजल्ट्स यूज करने जा रहे हैं, ये रिजल्ट्स की मदद से ही आगे के कन्वेंशनल क्वेश्चंस होंगे। मतलब अभी जो मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताने जा रहा हूं, कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं, ये चीजें कहां पे जरूरी है? कन्वेंशनल क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, कन्वेंशनल क्वेश्चंस इस अभी जो मैं बताऊंगा उन रिजल्ट्स के बिना नहीं हो पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिजल्ट्स। देखिए, हम स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि एसेंट्रिक रेशियो क्या होता है। एसेंट्रिक रेशियो था 1 माइनस 2H0 अपॉन C। ठीक है, कुछ ऐसा ही था। जहां पे C क्या था? C था हमारा डायमेट्रिकल क्लियरेंस। अगर हमें यह भी पता है कि देखिए, सिंस डायमेट्रिकल क्लियरेंस बाय 2 इक्वल्स टू रेडियल क्लियरेंस, तो C बाय 2, तो मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर एसेंट्रिक रेशियो को मैं बोल सकता हूं 1 माइनस H0 अपॉन C, H0 अपॉन रेडियल क्लियरेंस, ये भी हम कह सकते हैं C1, सॉरी। हाँ या ना? चलिए, अभी के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये टर्म्स तो हमें पता थे। अब इसमें एक चीज हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट आती है, ये चीज तो हमें पता थी ऑलरेडी। ठीक है, हमने क्या बोला? ये जो वाला जो टर्म है H0 बाय C1, इसे हम कहते हैं H0 क्या है? मिनिमम फिल्म थिकनेस। तो H0 बाय C1 हो जाएगा मिनिमम थिकनेस वेरिएबल। जिसे हम कहते हैं मिनिमम थिकनेस वेरिएबल। ठीक है, MTV। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, रीजन क्या है। एक, हमारे पास जब भी हम कन्वेंशनल करेंगे, कुछ जो हम कहते हैं ना डिजाइन बुक से डाटा गिवन होता है, वो डाटा क्या है? रेमंड एंड बॉयड टेबल होती है। वहां पे अलग अलग सोमरफील्ड नंबर के लिए अलग अलग MTV और आगे भी 2-3 टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, वो सब डाटा गिवन होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये MTV मिनिमम थिकनेस वेरिएबल है क्या चीज? ये है मिनिमम फिल्म थिकनेस डिवाइडेड बाय रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि मिनिमम फिल्म थिकनेस ये चीज होती है। ये है हमारा उसका रीजन कि रेमंड एंड बॉयड टेबल में सारा डाटा गिवन होता है। इसमें डाटा कैसे गिवन होता है? सोमरफील्ड नंबर से डाटा गिवन होता है। ठीक है, सोमरफील्ड नंबर मतलब Zn बाय P इंटू डी बाय सी का होल स्क्वायर, ये होता है। यहां से एक चीज और हम बोल सकते हैं क्या? D बाय सी। डी क्या है? डायमीटर ऑफ जर्नल, और C क्या है? डायमेट्रिकल क्लियरेंस। इसका बाय 2 कर दूं, इसका बाय 2 कर दूं, इसको ही मैं बोल सकता हूं R बाय C1। तो जहां जहां पे भी D बाय C है वहां पे हम R बाय C1 लिख सकते हैं। हाँ या ना? ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम क्या बात करते हैं? चलिए, एक और रिजल्ट ये भी आप याद रखिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को ब्लू से लिखते जा रहे हैं। ठीक है, 2, 3, अभी तक हमारे पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। ओके, अब अगला हमारे पास टर्म आएगा, फोर्थ टर्म, जिसको हम कहेंगे फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल क्या होता है? Q अपॉन LNR C1, ये हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है।
ये भी हमारे पास फ्लो वेरिएबल या फिर Q अपॉन LNR C1 का डाटा हमारे पास रेमंड एंड बॉयड टेबल में ही गिवन होता है कोरस्पॉन्डिंग सोमरफील्ड नंबर के। ठीक है, सोमरफील्ड नंबर कुछ आ रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको बता देंगे कि मिनिमम थिकनेस वेरिएबल इतना है, फ्लो वेरिएबल इतना है, आगे को टर्म आएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल, वो सबकी वैल्यूज निकलती जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें Q क्या है, टर्म्स लिख देते हैं। Q क्या है, फ्लो रेट ऑफ लुब्रिकेंट, L लेंथ ऑफ जर्नल, RPM ऑफ शाफ्ट, रेडियस ऑफ जर्नल, C1 रेडियल क्लियरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमारे पास जो ये रेमंड एंड बॉयड टेबल है इन सभी में C1 होता है। C1 मतलब रेडियल क्लियरेंस गिवन होता है। ओके, चलिए अगली चीज लिखते हैं। ये तो था फ्लो वेरिएबल। फिफ्थ पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल। ये सब स्टैंडर्ड डाटा है जो हमें डाटा बुक में गिवन होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस चीज को कहते क्या है। इसी चीज को फ्लो वेरिएबल कहते हैं और एक और टर्म है कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल, इसको CFV से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, देखिए ये हो जाएगा D/C इंटू Z, डायमीटर ऑफ जर्नल डिवाइड बाय डायमेट्रिकल क्लियरेंस इनटू विस्कोसिटी। Z क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट। विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, एक मिनट, Z विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट नहीं, Z होगा हमारे पास म्यू, जहां पे म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कहीं पे भी अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछे तो वो कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल से ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतना तो आ गया। अब हम क्या बात करते हैं, देखिए ये जो लुब्रिकेंट है, ये लुब्रिकेंट हम फ्लो क्यों करा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हमारा शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज कितना होगा उसी के लिए हमने लिखा है ये फ्लो वेरिएबल और कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल। 6 पॉइंट टेम्परेचर राइज, इसको हम बताएंगे डेल्टा T से। ठीक है, डेल्टा T इक्वल्स टू 8.3 P कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल डिवाइडेड बाय फ्लो वेरिएबल। ये हो गया हमारा टेम्परेचर राइज। क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर राइज के नाम से नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको FV और CFV की वैल्यूज निकालनी होगी। जैसे ही आप कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे आप टेम्परेचर राइज निकाल सकते हैं बाय दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट। समझ में आया फ्रेंड्स ये भी? ओके, अब एक चीज और हम कैलकुलेट करेंगे, वो क्या है, देखिए टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, हीट जनरेट हो रही है, उसी के जुगाड़ के लिए हमने क्या किया, लुब्रिकेंट फ्लो कराया। लुब्रिकेंट फ्लो कराने की वजह से जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है वो हीट को लुब्रिकेंट लेके निकल जाता है। तो मतलब क्या हो रहा है, हीट आधा तो हीट लेके जा रहा है लुब्रिकेंट और आधी हीट डिसिपेट हो रही है। तो हीट डिसिपेट कितनी होती है वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये जो जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, रेमंड एंड बॉयड टेबल से। क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास गिवन डाटा होगा और साथ में थोड़ा सा रेमंड एंड बॉयड टेबल का एक छोटा सा फ्रैक्शन बता देंगे। रेमंड एंड बॉयड टेबल क्या चीज है, अलग अलग सोमरफील्ड नंबर जो हमारा S होता है, अलग अलग S के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें FV CFV इन सब की वैल्यूज गिवन होती है।
ठीक है। इससे क्या फायदा मिलता है, जैसे कि CFE अगर गिवन है, डी और सी तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है शाफ्ट के बारे में, तो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। अगर फ्लो वेरिएबल गिवन है, LNR C1 गिवन होता है, तो हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपको डायरेक्टली टेम्परेचर राइज पूछ लिया जाए तो आप पहले फ्लो वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल ये सब कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में रख देंगे। P तो प्रेशर है, ठीक है, बियरिंग प्रेशर, ठीक है। यहां से आप टेम्परेचर राइज मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, ये डिग्री सेल्सियस या केल्विन की बात ही नहीं है, क्योंकि चेंज दिखा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, लास्ट पॉइंट बचा हमारे पास हीट डिसिपेटेड। हीट डिसिपेटेड हमारे पास कितना होगा, हीट डिसिपेटेड। अभी देखिए हीट डिसिपेटेड किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि मेरे बियरिंग के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर आ सकती है या नहीं। क्यों? क्योंकि हीट जो जनरेट हो रही है उसको दो तरीके से हम हटा रहे हैं। पहला लुब्रिकेंट फ्लो करा के, दूसरा जो सराउंडिंग में एयर है वो एयर भी तो कुछ ना कुछ हीट लेके जा रही होगी, ठीक है। तो एयर हीट लेके जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे घर में, हमारा कमरा में हमारी एयर हीट लेके जा रही है तो हम क्या कहेंगे, वेंटिलेटेड रूम है। तो वैसे बियरिंग्स भी वेंटिलेटेड है या नॉन वेंटिलेटेड, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो हम क्या बात करते हैं, हीट डिसिपेटेड यहां पे हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर प्लस 18 का स्क्वायर इंटू L इंटू डी डिवाइडेड बाय K। ये हो गया। K कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है कि हमारी वेंटिलेटेड है या अनवेंटिलेटेड, ठीक है। K का वैल्यू 0.484 फॉर अनवेंटिलेटेड बियरिंग। ओके, वहीं अगर 0.273 अगर हमारी बियरिंग हुई वेल वेंटिलेटेड, वेल वेंटिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारी बियरिंग में टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है उसमें बहुत एफिशिएंटली सराउंडिंग एयर आके काफी सारा, ठीक है, सराउंडिंग एयर आके हीट लेके कैरी करके जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हुई हमारी वेल वेंटिलेटेड बियरिंग, वेल वेंटिलेटेड बियरिंग। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ये था हमारे ये 7 पॉइंट्स जिनकी मदद से हम करने वाले हैं सारे के सारे हमारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस। इनके बिना कन्वेंशनल क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेंगे समरफील्ड नंबर बताओ या फिर पावर लॉस बताओ। कई बार आपको ये बताते हैं टेम्परेचर राइज इन द बियरिंग कितना है वो बताओ, या फिर आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया जाएगा। इस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी। तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की मदद से ही आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आने वाले अब कमिंग नेक्स्ट वीडियोस में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इन फॉर्मूलेस के यूज से कन्वेंशनल क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस, IAS मतलब सिविल सर्विस के मेंस एंड IFS मेंस, इन तीनों में जहां जहां पे भी बियरिंग्स के जो भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस होंगे हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव में तो क्या है, देखिए जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो सब हम डिस्कस कर ही लेते हैं थ्योरी पढ़ते वक्त। जो न्यूमेरिकल है वो लगभग हम सारा ही करते हैं, जो बहुत डायरेक्ट है उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जिनमें हल्के से भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। अगर अलग से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जो आपको लग रहा हो कि आपको डाउट आ रहा है, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो के नीचे कि सर इस ईयर का ये वाला क्वेश्चन सर इसमें डाउट है, तो उसको भी हम डिस्कस करके वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आप ये वाला टॉपिक पूरा लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से कन्वेंशनल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बियरिंग चैप्टर के।